जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार नेपाल की बात करते हैं। आखिर नेपाल का ये नामकरण कैसे हुआ, नेपाल, और इसका पुराना नाम क्या था, आज इसी पर बात करूंगा। लेकिन जब इस तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम, यानी नेपाल से भी पहले। वैसे तो नेपाल पहले काठमांडू घाटी को ही कहते थे और बाद में जब पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया इस पूरे क्षेत्र का, तो उस पूरे देश का नाम नेपाल पड़ गया। लेकिन इससे पहले जो पुराणों में या धार्मिक ग्रंथों में, चाहे हिंदू हो या बौद्ध साहित्य हो, उसमें जो कथाएं मिलती हैं वे नेपाल का कुछ और नाम कहती हैं। अब वो क्या नाम था वही मैं बता रहा हूँ। नेपाल का प्राचीन नाम था नागहिर्द। यदि वैष्णव परंपरा की कथाओं को सुने, हिंदू धर्म कथाओं की हम बात करें, तो ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नागहिर्द के जल को पहाड़ काटकर बाहर निकाला था। अर्थात उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक तालाब होता था, सरोवर था। भगवान विष्णु ने उस पानी को बाहर निकालने के लिए वहाँ के पर्वत को काटा और इस तरह वहाँ जनजीवन फल फूलने लगा। यही कथा बौद्ध धर्मों में भी मिलता है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसमें ये कहा गया है कि प्रथम बुद्ध ने नागहृदय में उनका आगमन हुआ था और चौथ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उन्होंने नागहृदय के मध्य में एक कमल का बीज लगाया और उस कमल के बाद ही वहाँ जीवन फल फूलने लग गया था। यह कथा अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं फिर सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि नेपाल का प्राचीन नाम जो है वो था नागहृद। कैप्टन मारिस ने भी अपनी अंग्रेजी पुस्तक गोरखाज में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध मार्गी मंजूरी तथा सनातन धर्मावलंबी विष्णु ने नागहृद के जल को जो था उसको वहाँ से पहाड़ काटकर बाहर निकाला और मनुष्य के रहने के लिए एक सुंदर प्रदेश बनाया था। इसलिए नेपाल का नाम प्राचीन काल में नागहृद था। यह जो मेरी कथा है जो मैंने सुनाई है उसका जो आधार है वह है नेपाल की कहानी, और इसके लेखक है काशी प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि नेपाल की जो सभा थी उसके ये सदस्य थे। इस पुस्तक की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी और यह पुस्तक 1955 में दिल्ली से छपी थी। नेपाल देश का यह नाम नेपाल कैसे पड़ा, इस शब्द को लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं। एक है कि नेपाल में गोपाल वंश के राजाओं का शासन था, उन्हें नेपा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे नेपाल कहा जाने लगा। और ये गोपाल जो राजवंश है भगवान श्री कृष्ण के वंशधरों का रहा है। इसी तरह तिब्बती भाषा में ने का अर्थ होता है घर और पाल का अर्थ होता है ऊन। कहा जाता है कि काठमांडू घाटी में भेड़ों को पाला जाता था, ऊन की प्रचुर मात्रा में वहाँ उपलब्धता थी, इसलिए यह नेपाल यानी ऊन की भूमि भी से कहा जाने लगा। एक और अवधारणा है, नेपाल वास्तव में पहले काठमांडू घाटी को ही कहा जाता है, और जो कि नेवार यानी जो वहाँ नेवार लोग रहते हैं उन्हीं की घाटी थी। और नेवारी भाषा में ने का अर्थ होता है केंद्र और पा का अर्थ होता है देश, और नेपाल दुनिया के केंद्र में स्थित एक देश है, इसलिए नेपाल कहा जाने लगा। एक और कथा है यह कि ने नाम के कोई ऋषि थे और पाल उनके यानी गुफा, उनकी गुफा थी, और इस तरह उन्होंने वहाँ जो ऋषि जो थे ने, उन्होंने वहाँ गुफा में तपस्या की थी और उनके कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। और ये कहा जाता है कि जो ऋषि थे वे बागमती और विष्णुमती नदी के किनारे पर रहते थे। उस क्षेत्र के राजा उन ऋषि से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने जो काठमांडू घाटी है उसका नाम नेपाल रख दिया था। जैसे मैंने पहले भी कहा, तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है, और तिब्बती लोग आज भी नेपाल को नेपा ही कहते हैं। ने का अर्थ पवित्र भी होता है और पाल का अर्थ है, लेप्चा भाषा में जो है उसको गुफा कहते हैं। और इस तरह यह जो क्षेत्र है यह पवित्र गुफा और उसके नाम से नेपाल पड़ गया। एक और अवधारणा वो है कि नेपाल और नेवार शब्द की समानता। डॉक्टर गियर्सन और यंग ने एक ही मूल शब्द से दोनों की व्युत्पत्ति का अनुमान लगाया है। टर्नर ने नेपाल, नेवार तथा नेवार और नेपाल दोनों को एक ही तरह का शब्द या एक ही से निकला बताया है। नेपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है, और उस काल में बिहार में जो मगधी भाषा बोली जाती थी उसमें रा का उच्चारण नहीं होता था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में राजा के स्थान पर लाजा शब्द का व्यवहार हुआ है, लिखा गया है, प्रयोग हुआ है। अतः नेपार, नेवार, नेवार, नेबार इस तरह के शब्द विकसित होता गया और इस जो रा की जगह ला आ जाने से इसका नाम नेपाल हो गया।
अब इन अवधारणाओं पर विस्तार से बताऊंगा। बात ये कहते हैं कि आखिरकार इस हिमालय क्षेत्र में मनुष्य कब से आए थे। इस हिमालय क्षेत्र में मनुष्य का आगमन लगभग 9000 साल पहले आने की पुष्टि होती है और यहाँ के उस जमाने के पाषाण काल के जो है पत्थर, नवपाषाण काल, उसके औजार भी मिलते हैं। वैसे तो नेपाल में कहा जाता है कि पहले गोपाल वंश थे, फिर किरात वंश आया, इस तरीके से कहा जाती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर जो इतिहास लिखित में मिलता है उसमें है कि नेपाल में पहले गुप्त वंश, फिर किरात वंश, फिर सोमवंश, लिच्छवी और सूर्यवंशी राजा आदि यहाँ राज्य करते रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेपाल में ऊन बहुत मिलती है क्योंकि पशुपालक समाज रहा है, इसलिए तिब्बत वालों ने इस नेपाल को पाल देश कहा। सिक्किम तथा नेपाल के पूर्वी भाग के लोग पवित्र गुफाओं तथा देवताओं के तीर्थ स्थानों को ने कहते हैं। ने शब्द का अर्थ भूट प्रदेश के लामाओं की भाषा में पवित्र गुफा और देवता का वास स्थान होता है। नेपाल में बड़ी संख्या में बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई जाती हैं। इनका अधिकांश ही लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए इस देश का नाम नेपाल पड़ गया। प्राचीन काल की जो व्याख्याएं होती हैं उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि नेप नाम के प्राचीन मुनि जो बागमती और विष्णुमती नदियों की संगम पर तपस्या करते थे, जिसे मैंने पहले भी कहा, ने मुनि जो है उनके आशीर्वाद से तत्कालीन राजाओं ने उनकी बात मानी और उनको इतनी वो मानते थे कि उन्होंने उस क्षेत्र का नाम नेपाल कर दिया। ने ऋषि का जो उल्लेख है वहाँ की प्राचीन जो कथाएं हैं उनमें मिलता है। स्कंद पुराण, देव पुराण, बरहनिल तंत्र, बराही तंत्र की जो व्याख्या है उनमें भी नेपाल का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के हिमवंत खंड में नेपाल का विशेष वर्णन है। तो इस तरह नेपाल देश का जो नाम नेपाल पड़ा उसकी यह अवधारणाएं हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग चैनल जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है इसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।